morning, everyone, and hope all of you are doing well. Today, we will start Indian economy topic of our UPSC prelims and also mains. So this is your demo class. Demo class हमारे रखी गई है 10th, 11th and 12th. So these are three demo classes जिसके बेसिस पे आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं. But I will say, although these are demo classes, but these are very necessary classes for understanding the concept of Indian economy. So today we will start the very basics of Indian economy. And in this basics of economy, we will understand what is required for UPSC, means economics पढ़ना है या फिर Indian economy, and what is the difference between economy and economics, various sectors of economy, and other things जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. But first of all, we will discuss about the syllabus portion, although we have already discussed this portion in our intro section. So this is our prelims syllabus. और prelims के अगर syllabus में आप देखोगे आपको सिर्फ इतना 3 lines का ये एक point मिलेगा, social and economic development, in which demographics means census, latest अभी कौन सा था, census 2011, but now 2021, this is the year of 2021, तो इस साल का एक नया डेटा आएगा. ठीक है, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो डेमोग्राफिक्स, इन विच व्हाट इज द पॉपुलेशन, एजुकेशन, लिटरेसी रेट और पॉपुलेशन डेंसिटी, और उससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स. सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स मींस जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं. एंड अदर थिंग इज एटसेट्रा. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ये एटसेट्रा है इसका वेटेज मोर देन 80 और 90% होता है. बाकी का जो सेक्शन है इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि ये टॉपिक्स है, बट एटसेट्रा में इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे आ जाते हैं. तो वो एटसेट्रा में क्या टॉपिक्स आते हैं वो समझना है. Then come to the mains syllabus. This is the syllabus of your mains paper 3, in which we have to study about Indian economy and various issues related to planning, mobilization of resources, growth, development, employment. Growth versus development बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप इसको रिलेट कर सकते हो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में अभी डिजास्टर हुआ, उसको भी आप यहाँ पे ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट प्लस एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकते हो. तो देखो, इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस यही होता है. इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी पार्ट एंड इकोनॉमी इज द प्रैक्टिकल पार्ट. सो if you are targeting UPSC, it means your target is to become an IAS officer. Then it means आपको थ्योरी नहीं बल्कि उसका एप्लीकेशन पार्ट पता होना चाहिए. जब आपको एप्लीकेशन पार्ट पता होगा, then and only then you will decide accurately और प्रिसाइजली आप उसको डिसीजन लेके पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हो. इसीलिए यहाँ पे जो इकोनॉमी में हमें कोई थ्योरीज नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है. तो इकोनॉमी एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस टॉपिक माना जाता है, बट ये बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, और वो 2 फैक्टर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज डिमांड एंड सेकेंड थिंग इज सप्लाई. ये मान के चलो दीज आर 2 लवर्स, हीरो एंड हीरोइंस. एंड इंडियन इकोनॉमी इट इज अ मूवी जिसमें अलग अलग सीन लिखे हुए हैं. जितने भी ये पॉइंट्स हैं, दीज आर द सीन्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. और उस हर एक जगह इन्हीं 2 लवर्स को हम एडजस्ट करेंगे और उसी के बेसिस पे हर एक को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्लस
यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। और इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड वेरियस इश्यूज क्या क्या है, प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज दिस, तो उसको भी यहां समझेंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बजटिंग, सो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट इज बजट, बेसिक थिंग्स ऑफ बजट, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में रिलेट करेंगे। एंड द ग्रीन पोर्शन, दिस इज द पोर्शन ऑफ एग्रोनॉमिक्स, एग्रोनॉमिक्स। And believe me, this is the favorite chapter, favorite topic of UPSC, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अब बिकॉज दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स का, वो किसके ऊपर है, इसी चैप्टर, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो यकीन मान के चलिए कि आपका जो प्रीलिम्स होगा इन 2021 एंड ऑल्सो मेंस, वो उसमें मेजर क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स, व्हाट आर द various issues related to farmers, farmers को क्या प्रॉब्लम है after harvesting and before sowing, so food processing industries and various things, various causes related to food processing industries and land reforms in India. So ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रोनॉमिक्स, इसको भी हम पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। सो LPG, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है आफ्टर 1990, तो उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हमने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट एंड अडेप्ट किया। उससे क्या क्या हमको चेंजेस मिलते हैं फर्दर हमारी इकोनॉमी में। सो चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। And next is infrastructure. It is very important topic like agronomics. So आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी रिसेंटली जो बजट आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना फोकस रखा गया है, इन विच एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज, जितने भी ये सेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द ओनली वन फैक्टर जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि the country is developing or developed. तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट मींस इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनने के दौर में है और अभी कंटिन्यूअसली जो अभी यहाँ डेवलपमेंट फेज है वो कंप्लीट नहीं हो पाया डेवलपिंग फेज। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज देयर आर four factors of economy, four factors of production। और वो four factors क्या होते हैं, ये हमेशा याद रखना। these four factors, इसको हर जगह हम रिलेट करेंगे। एक तो डिमांड एंड सप्लाई, सेकेंड थिंग इज four factors of production, फर्स्ट थिंग इज लैंड। कोई भी फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री लगानी है। सेकेंड थिंग इज लेबर, लैंड, लेबर। अब हमको कहीं ना कहीं वर्कफोर्स चाहिए, किसी से कुछ काम करवाना है, ठीक है, तो वो लेबर भी चाहिए। एंड थर्ड थिंग दैट इज कैपिटल। लैंड परचेज करना है, लेबर्स अगर हम हायर कर रहे हैं तो उनको हमें सैलरीज देनी है, वेजेस प्रोवाइड करने हैं, तो कैपिटल चाहिए। कैपिटल ये भी हमारे बेसिक फोर फैक्टर्स में आते हैं। एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। मींस आप के अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी इंडस्ट्रीज को लगाने की आपके अंदर विल हो, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके अंदर ये विल हो कि आप उससे के थ्रू अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालो। तो प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर किससे निकल के आएगा, एक किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट से, ठीक है। मींस इफ यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश एनी इंडस्ट्री और एनी यूनिट, तो वहां पे आपके अंदर प्रॉफिट अर्न करना है, मींस आपको अपनी इनकम बढ़ानी है। आप कोई भी बंदा अगर अपना प्रोडक्शन करेगा तो उसका मेन एम क्या है, मनी गेन करना, और वो मनी कहां से रिलेट होता है, प्रॉफिट से। इट मींस एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, कैपिटल होनी चाहिए, देन एंड ओनली देन यू कैन परचेज द लैंड एंड ऑल्सो वेरियस मशीनरीज एंड ऑल्सो लेबर्स, ठीक है। सो ये इन्वेस्टमेंट मॉडल किसको फुलफिल कर रहा है, कैपिटल को। तो कैपिटल से रिलेट है हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक। सो दिस इज आवर सिलेबस।
अब आ जाओ जो आज के टॉपिक लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टॉपिक्स, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो क्या क्या है, माइक्रोनॉमिक्स एंड मैक्रोनॉमिक्स। means microeconomics और macroeconomics, these are two branches of economics। and इसके अलावा sectors, what are the sectors of economy, जिसमें दो डिवीजन होते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज, ये क्या है। सो इसके बेसिस पे हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। एंड सेकेंड थिंग इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स पे आ जाइए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। सो देयर आर टू टर्म्स, टू ग्रीक टर्म्स। ग्रीक लैंग्वेज में ये दो टर्म्स हैं, ओइकोस एंड नोमस। ओइकोस मींस होता है फैमिली, हाउसहोल्ड, स्टेट, नेशन, कुछ भी हो सकता है। एंड नॉमस मींस कस्टम, लॉज, जिसके थ्रू हम मैनेज करते हैं। इट मींस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, इट मींस क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ फैमिली, मैनेजमेंट ऑफ कंट्री, मैनेजमेंट ऑफ स्टेट। सो नेशनल इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और इकोनॉमी ऑफ एनी स्टेट लाइक यूपी, एमपी, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु। सो ये हो गया बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर इसके हम डेफिनेशन में जाते हैं, सो इकोनॉमिक्स फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज। अब ये टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो यहां पे समझिए, रिसोर्सेज इट इज स्कार्स, जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे। इट इज लिमिटेड मींस स्कार्स हैं इन कंपैरिजन टू आवर वांट्स, नीड्स। और कोई परफेक्ट टर्म दूं तो इट विल बी डिजायर। डिजायर हमारी कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम टिनी पार्टिकल टू पूरा प्लैनेट परचेज करने की हमारी डिजायर हो सकती है कि मैं मार्स प्लैनेट को परचेज कर लूं। ठीक है, बट क्या मेरी इतनी लिमिट है, मेरे पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल यूरेनियम। यूरेनियम हर जगह तो नहीं मिल जाता है ना। सो देयर आर सम माइंस, वो वहां पे हमें अवेलेबल है। बट यूरेनियम का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। फर्स्ट इन एनर्जी। ठीक है, तो हम या तो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दे जिसके थ्रू हम पावर जनरेशन का काम करेंगे। सेकेंड थिंग इज एटॉमिक बॉम्ब। तो ये मेजर टू यूजेस है यूरेनियम के। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये एनर्जी में हमको लगाना है या एटॉमिक बॉम्ब में इसको लगाना है। बट हम जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, मींस लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूरेनियम, उसको किसी एक एरिया में ही डिसाइड कर सकते हैं। मींस हमें एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने हैं तो ईरान क्या करेगा, वो एटम बम बनाएगा। नॉर्थ कोरिया क्या करेगा, एटम बम बनाएगा। एनर्जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ के लोग मींस नॉर्थ कोरिया के लोग आराम से कैंडल जला के अपना नाइट निकाल सकते हैं, डेली कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। बट एटम बम बनाना जरूरी है। बट फॉर इंडिया हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एनर्जी। एनर्जी बनना चाहिए और इसके साथ साथ कुछ अमाउंट में एटम बम भी बनना चाहिए। चलो ठीक है, देन वी विल प्रायोरिटाइज आवर नीड। मींस 70% वेटेज हमने किसको दे दिया, एनर्जी को। 30% वेटेज किसको दे दिया, एटम बम को। सो goods and resources, it will always be scarce, so society must use its resources efficiently। हमको बर्बाद नहीं करना है, efficiently हमको यूज करना है। और जो हमारी डिजायर है, ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन डिजायर्स, इट इज इनफाइनाइट। और ये इनफाइनाइट जो डिजायर्स हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल तो नहीं होने वाले। ओके, सो अगर हम देखें कि हमारी जो जितनी भी डिजायर्स हैं उनको पूरा करना है तो हमको इनफाइनाइट रिसोर्सेज ही चाहिए। और इसके कारण होता क्या है कि कई बार आपने एग्जाम्पल देखा होगा
इन नोएडा अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो वहां पे क्या है कि काफी सारे पास्ट इंजीनियर, अच्छे खासे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और ऑल्सो एमबीए भी किया हुआ है, बट फॉर हिज गर्लफ्रेंड वो क्या कर रहे हैं, उनको एक डायमंड रिंग प्रोवाइड करना है, अच्छे अच्छे लग्जरी आइटम प्रोवाइड करना है, तो अलग से जो रिसोर्सेज है वो रिस्कास है, इसको इंक्रीज करना है, तो इसके लिए इलीगल काम करेंगे। तो वो कार चोरी कर रहे थे, ठीक है, तो कार चोरी करके वो क्या कर रहे थे, अपने जो रिसोर्सेज थे उसको इंक्रीज कर रहे थे, सो दैट वो इनफाइनाइट डिमांड्स को फुलफिल कर सके। तो ये एक रॉन्ग प्रोसीजर है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, कहावत, उतने पैर पसारी है जेती चादर होए, मींस आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उतने ही आपको पैर पसारने चाहिए, मींस उतनी ही आपको अपनी डिजायर को लिमिटेड रखना चाहिए, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ इंडिविजुअल, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन आवर सोसाइटी मेक चॉइसेस एंड हाउ दिस चॉइस डिटरमाइन अ सोसाइटीज यूज ऑफ its resources. It means it is an art and also science. Means क्या ये डिसाइड करेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, we need to make some choices because we have infinite desires, or you can say infinite needs or demands. So हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने सेकेंड डेफिनेशन में, तो हमारे पास जो डिमांड्स है, हमारी जो डिजायर्स हैं वो इनफाइनाइट है, तो उसमें हमें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी कि हमको न्यूक्लियर पावर के। So extremely sorry because of some problem in my laptop. So रीस्टार्ट प्रोसेस में सारा कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इन इकोनॉमिक्स हम लोग बात कर रहे थे to prioritize our choices, prioritize our demands and desires, because we have some limited resources. और जो हमारी जो चॉइस है ये अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू स्पेस कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। हाउ, लाइक जब हम छोटे बच्चे थे, एट दैट टाइम आपको कोई एक टॉफी चॉकलेट देता था, आप बहुत खुश हो जाते थे, ठीक है, और बिकॉज उसके लालच में आपसे कोई भी काम करवा दिया जाता था कि हाँ बेटा ये काम कर दो, आपको एक चॉकलेट मिल जाएगी या फिर एक टॉफी मिल जाएगी। तो एट दैट टाइम आपके लिए बहुत बढ़ के होती थी वो टॉफी, बट नाउ अब आपको कोई एक टॉफी का लालच दे या एक चॉकलेट का लालच दे, आप वो सब काम नहीं करोगे। हाँ, उसकी जगह आपको कोई बेटर बोले कि हाँ आई विल गिव यू एन एप्पल आईफोन, और या फिर इसके अलावा कोई बहुत महंगी चीज, जो भी चीज आपको पसंद हो वो आपको मिलेगा। इट मींस आपकी जो चॉइस है वो चेंज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू टाइम। एंड सेकेंड एग्जांपल फॉर स्पेस चेंज, एज स्पेस चेंज यहाँ पे भी ह्यूमन की जो नीड है इट विल आल्सो चेंज। हाउ, फॉर एग्जांपल इन रूरल एरिया, बिकॉज विलेज में कितना ज्यादा किसी पर्सन को ट्रैवल करना होता है, हार्डली 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर मींस फ्रॉम विलेज टू सिटी, सिटी टू विलेज। तो यहां से इतना कम्यूट करने के लिए केवल एक बाइक ही काफी है। सो बाइक यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन इन दिल्ली अगर कोई पर्सन है जो दिल्ली में है या किसी अर्बन सेंटर में है, किसी सिटी में है, तो उसकी जो ट्रैवल करना होगा उसका डे टू डे, वो विद इन दिल्ली हो सकता है। इट मे बी फ्रॉम रोहिणी टू सीपी, इट मे बी रोहिणी टू द्वारका और आनंद विहार। तो मींस यहाँ पे बाइक के थ्रू वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। इट मींस अब उसकी जो चॉइस होगी या उसकी जो नीड होगी वो कार की होगी। तो अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू स्पेस हमारी जो चॉइसेस हैं वो चेंज होती है। सो बाय प्रायोरिटाइजिंग सम ऑफ आवर नीड्स, हमको क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसी हमारी नीड्स होती हैं, कुछ ऐसी डिजायर्स होती हैं जिसको हमें छोड़ना पड़ता है कि अब ये हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फर्स्ट सैलरी जब कभी आई होगी, अगर आप वर्किंग हो या नहीं भी हो, जब कभी वर्किंग आप होगे, जल्दी हो, तो एट दैट टाइम आपके हाथ में जब मनी आएगा, सपोज इट इज नियर अबाउट 50K, तो आपकी एक
पूरी लिस्ट बनी होगी, उस लिस्ट में आपने सारी लिस्ट बना के रखा होगा कि हाँ मुझे क्या क्या चीज परचेज करना है जब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी। तो इस तरीके से आपने कई सारी डिमांड्स, डिजायर्स सब कुछ लिख दिया। लेकिन कुछ ऐसी भी डिजायर्स होगी जो इस 50K से ज्यादा होती होगी, महंगा होगा, कॉस्टली आइटम होगा। तो ऐसे में आप उस नीड को, उस जो आपकी डिमांड है उसको हटा दोगे, तो ये जो डिमांड है ये फुलफिल नहीं हो सकती। मेरा मन है कि मैं रॉल्स रॉयस में चलूं, रॉयल्स रॉयस खरीदने के लिए मेरे पास मनी भी होना चाहिए, बिकॉज आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, इसीलिए मुझे ये जो नीड है उसको हटाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और ये कभी फुलफिल तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मेरे पास इतना अमाउंट में मनी ना हो। Okay, so in this process, some needs might never get fulfilled. So prioritization आप करोगे कि किसको हम prioritize दें। सबसे पहले जो 50K में से अमाउंट आएगा, आपको क्या परचेज करना है? मोबाइल फोन हो सकते हैं, क्लॉथ्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपकी लिस्ट में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इट इज एन आर्ट एंड ऑल्सो अ साइंस। कुछ ये सारी चीजें हो सकती हैं। So this is about economics. So economics के एक और डेफिनेशन है कि it studies the economic activity of mankind. जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये स्टडी करता है। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टर्शरी सेक्टर में आपका सर्विस सेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा क्विनरी एक्टिविटीज, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिसको अभी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ सोशल साइंस, इसीलिए ये एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है that studies the production, distribution and consumption of goods and services. कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस पेन, तो इस पेन का भी प्रोडक्शन हुआ होगा और फिर प्रोडक्शन से कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू मेरे पास आया और मैं इसका यूज कर रहा हूं, तो इट मींस इट इज अ कंजम्पशन। सो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये एक प्रोसेस है जिसके इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। ओके, नाउ कम टू इकोनॉमी। अभी हमने थ्योरी वाला पार्ट देखा, अब इसको आ जाओ इकोनॉमी वाले पोर्शन में। और इकोनॉमी क्या है, उसका एक एप्लीकेशन पार्ट जिसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, ये सारी चीजें आ जाती हैं, बट एक लिमिटेड एरिया में। लाइक इन इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो इस प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड से रिलेटेड हैं, वो किससे रिलेटेड हो गई? इंडियन इकोनॉमी। बिकॉज ये कहां हो रही है? these economic activities happens within the territory of India, so it is Indian। ठीक है, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स पे। तो इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैपेंस इन इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी। So in the broadest sense, economy is defined as a social domain which lays stress, practices and discourse associated with the production and management of resources। तो हमेशा जो resources है, हमारे पास दो साइड थी, एक है resource and second thing is demand और desire और need। ठीक है, so resources, this is limited and this is अनलिमिटेड मींस इनफाइनाइट। ठीक, सो रिसोर्सेस को हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड ट्रेड, दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। सो इकोनॉमी कई टाइप की हो सकती है, लाइक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, कमांड बेस्ड इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें मार्केट प्लस कमांड इकोनॉमी के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स क्या हुआ, ये हो गया थ्योरी वाला पार्ट एंड दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट। एंड इकोनॉमी, इट इज इकोनॉमिक्स एट प्ले इन अ सर्टेन रीजन। इट मे बी एन स्टेट लाइक इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, इकोनॉमी ऑफ पंजाब, इकोनॉमी ऑफ तमिलनाडु, इकोनॉमी ऑफ यूएसए, सो यूएसए इकोनॉमी हो जाएगा, यूके इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के जो एजेंट हैं, दीज आर इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स।
ये इकोनॉमिक्स के एजेंट हो सकते हैं। बट इन इंडियन इकोनॉमी हमारे सामने क्या मेन पॉइंट होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन दी इंडियन टेरिटरी। अगर हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, अगर ये रशियन इकोनॉमी है तो यही सारी एक्टिविटीज हम देखेंगे कहां पे, विद इन द रशियन टेरिटरी। अब आ जाओ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पे, और ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में बस इतना अंतर हो गया कि माइक्रो बिल्कुल माइक्रो एनालिसिस कर रहा है, मींस इट इज टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल रीजन, व्हाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ओवरलुक देख रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट एंटायर लार्ज एरिया और नेशंस, लाइक अगर हम किसी सिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू नोएडा, मींस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ट्रेड विद इन द नोएडा, इट मींस ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली स्टेट, तो ये क्या हो जाएगा, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया के से रिलेटेड, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। इट मींस विद इन नोएडा आपको छोटा इन्वेस्टर मिलेगा, एक स्मॉल इन्वेस्टर होगा, स्मॉल प्रोड्यूसर होगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली नोएडा और एनी वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहीं पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मींस वहां पे एक इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम आ जाता है आपके कंट्री का, और वहां पे होल प्रोडक्शन, होल डिस्ट्रीब्यूशन और होल कंजम्पशन को हम चेक करते हैं। देखिए इसमें कोई भी रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है, इसका बस एप्लीकेशन पार्ट देखना है, इसमें कोई भी थ्योरी हमको याद नहीं करनी है, बस किस तरीके से किसी भी कंसेप्ट का यूज हो सकता है। तो जो टर्मिनोलॉजी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्वाइनरी, टर्शरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ये क्या होती है, बस इसी डेफिनेशंस को अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग बना के रखते हो तो आप कोई भी चीज इजीली सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो या फिर मेंस का क्वेश्चन। सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम किसी इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे, इट मींस देयर वुड बी सम पॉलिसीज रिलेटेड टू फाइनेंस, तो वो हो जाएगी फाइनेंशियल पॉलिसीज, वहां पे कुछ मॉनेटरी पॉलिसी भी होंगी, एंड फर्दर कोई भी ऐसे चीज नहीं है जिसमें प्रॉब्लम ना, तो देयर वुड बी सम प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आल्सो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम किसी एक नोएडा का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल सिटी, स्मॉल प्रोड्यूसर, इट मींस यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट होगा, सिंपल अप्रोच होगा, व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड इन नोएडा, और वो एक नैरो कंसेप्ट से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं है कि जो नोएडा में प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ नोएडा में होगा, प्रोडक्शन नोएडा में होगा, बट इट मे बी कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। तो अभी हम लोग उसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं, मींस एक नैरो अप्रोच रखेंगे कि मींस यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है सैमसंग की, तो उससे निकले हुए जितने भी फोन हैं वो सैमसंग फोन यहाँ पे विद इन नोएडा कितना परचेज किए गए, ठीक है। तो ये एक नैरो और सिंपल कंसेप्ट हो जाता है। While in मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पूरे इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम को हम डील करते हैं, इट मींस उसमें हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट विद इन इंडिया, इंडिया में कि किस कॉर्नर में कितना परचेजिंग हो रही है, क्या ट्रेडिंग हो रही है, उन सभी चीजों को देखेंगे। इट मींस इट वुड बी ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल मार्केट होगा, मींस नोएडा के अंदर किसी फोन मार्केट का अगर हम चेक कर रहे हैं, इट मींस नोएडा में जो फोन मार्केट है वो कितना उसमें सेल इस मंथ में हुई है या विद इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर नोएडा में कितने फोन्स परचेज किए गए हैं, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल मार्केट, दैट इज
phone market in Noida. While in macroeconomics, whole economy की हम बात करेंगे, means GDP डेटा अभी हमने देखा था ना कि इसका शेप किस तरीके से होगा, वी शेप में हमारी इंडियन इकोनॉमी वापस बूस्ट करेगी. सो होल इकोनॉमी जिसमें हम जीडीपी को चेक करेंगे, और ये जीडीपी क्या होता है इसको भी हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे. इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड, फॉर एग्जांपल गोल्ड और पेट्रोलियम और पेट्रोल और डीजल, इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को आप ऑप्ट कर लो. लाइक फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ गोल्ड, व्हाट आर द कॉजेस of the fluctuation in the price of gold. अगर ये क्वेश्चन है, it means it relates with microeconomics. Macroeconomics में प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है of all goods and services. It may be ये आपका टूथपेस्ट का भी प्राइस राइज हो सकता है. प्राइस अगर इन्फ्लेशन होगा तो टूथपेस्ट के साथ साथ आपके फूड आइटम्स लाइक फ्लोर, आटा और दालें, फूड आइटम जितने भी हैं सबका प्राइस राइज हो जाएगा. तो यहाँ पे हम सभी चीजों को चेक करेंगे. While in microeconomics we are talking about only gold. यहाँ पे गोल्ड भी होगा, फूड आइटम्स भी होंगे, बाकी अदर आइटम्स भी होंगे इन इन्फ्लेशन. इन माइक्रोइकोनॉमिक्स जो लेबर मार्केट है वो इंडिविजुअल होगा. अगर हम बात कर रहे हैं फोन मार्केट की, इट मींस द लेबर इन्वॉल्व इन फोन मार्केट industries, means from production to distribution, ये इसमें कितना लेबर मार्केट इन्वॉल्व है फोन में, तो वो हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया. वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम हमारे सामने आती है. और ये प्रॉब्लम में जितने भी हमारे एरियाज होंगे, लाइक सो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, this is related to macroeconomics. और माइक्रोइकोनॉमिक्स हमारा हो गया इंडिविजुअल लेबर मार्केट. तो एम्प्लॉयमेंट में हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या एम्प्लॉयमेंट है वहां पे, इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और अदर कोई कंपनी है वहां पे क्या एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस है. तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया. इट मींस यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इट विल रिलेट टू एग्रीगेट डिमांड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु, गुजरात से अरुणाचल, जितने भी वर्क लेबर्स आते हैं फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उन सभी को यहाँ पे काउंट किया जाएगा. बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को देखा जाएगा. इट मींस अगर हम फोन को हमने टारगेट बना के रखा है तो फोन कोई परचेज होगा, लाइक एंड्रॉइड फोन आज कितने लोग परचेज कर रहे हैं और उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए कंज्यूमर का, उससे रिलेटेड क्या बिहेवियर है, उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे. दैट इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. और सप्लाई ऑफ गुड, देखो गुड है, इट मींस ओनली वन ऑब्जेक्ट, वन कमोडिटी. it may be phone, it may be gold, it may be petrol और डीजल. वहीं जो इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, उसमें सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है, फ्रॉम फूड आइटम्स टू पावर सेक्टर, कुछ भी उसमें पीछे नहीं छूटेगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब इसी से रिलेटेड आगे आ जाइए, सम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, उसके दो आधार हैं, दो बेस है. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. और वो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, which generate income, human activities which generates income, that is called economic activities. and इसको हमने डिवाइड किया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज. मेजर डिवीजन इसी इन तीनों ही सेक्शन में होता है. लेकिन जैसे जैसे हम टर्शरी सेक्टर में टर्शरी एक्टिविटीज को भी हम अगर एक क्लासिफाई कर दें, एक उसकी भी हायरार्की बना दें, तो हायर सर्विसेज में क्वार्टरनरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज भी आ जाती है. नॉर्मली हर जगह आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज ही मिलेगी, बट व्हेन यू
talking about tertiary activities, what is significance of dividing economics in micro and macro economics? ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज से समझिए. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी, देन वी विल लुक एट द जीडीपी पोर्शन, और वहां पे उस जीडीपी को डिसाइड करना है, उसको किस तरीके से बूस्ट करना है, वहां पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होना चाहिए, किस एफडीआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है मींस 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उसमें एक फैक्टर क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स में, दैट इज कैपिटल. तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हमको एफडीआई के जो नॉर्म्स हैं उसको ईज करना पड़ेगा, सो दैट एफडीआई, एफआईआई ये थोड़ा सा इजीली हमारे पास आता रहे. सो उससे होगा क्या, जो कैपिटल है उसके हमारे पास रिक्वायरमेंट ज्यादा ना हो, हमारे पास कैपिटल हमेशा अवेलेबल है. ठीक है, तो हमें इस तरीके की कुछ पॉलिसीज डिजाइन करनी है. देन वी विल लुक एट द मैक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन. अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इट मींस लाइक पेट्रोलियम सेक्टर, कि भाई पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं. तो अगर हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन वी विल गो फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे एक डॉक्टर है, एक जनरल डॉक्टर, फिजिशियन के पास आप छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो उसके लेके जाएंगे, स्किन से रिलेटेड भी या फिर आपका थोड़ा सा बुखार वगैरह, तो वो एक आपको उसको सारी दवा हल्की फुल्की बता होती है वो आपको बता देगा. लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है इन योर हार्ट, इन योर एनी अदर बॉडी पार्ट्स, तो आपको एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. और जब आप स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाओगे जो हार्ट से रिलेटेड होगा, हार्ट स्पेशलिस्ट होगा, आई स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट होगा, इट मींस वो क्या है, माइक्रो एनालिस्ट. माइक्रो एनालिस्ट मींस वो सिर्फ उसी सेक्शन को फोकस करेगा. आई होप काजल अब आपका क्वेश्चन क्वेरी जो है क्लियर हो गई होगी. ठीक है, तो अगर किसी सेक्टर स्पेसिफिक से में प्रॉब्लम है और उस सेक्टर स्पेसिफिक को सॉल्व करना है, तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को डील करना है, माइक्रो इकोनॉमी को डील करना है. अगर हम एक मेजर इकोनॉमी को हम डील कर रहे हैं, लाइक यूनियन बजट हमारा जो अभी आया, अब उस बजट में हर एक सेक्शन को टच किया जाता है, लाइक एग्रोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग में भी टेक्सटाइल, हर एक सेक्टर को हम उसमें एक ओवरव्यू लेके चल रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके उसमें मनी दे देंगे कि लाइक एग्रीकल्चर के लिए हमने सम 1000 करोड़ दे दिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम 2000 करोड़ दे दिए. ये आंख बंद करके नहीं दिया हुआ है. ये जो 1000 करोड़ रुपीस भी कहीं इन्वेस्ट होगा, उसके लिए माइक्रो स्पेसिफिक माइक्रो एनालिसिस की जाएगी कि ये जो 1000 करोड़ हैं उसका एक लिमिटेड अमाउंट कहां कहां जाना चाहिए, कितना सब्सिडी में जाएगा, कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा, कितना हम पावर प्रोवाइड कराएंगे तो उसके लिए जाएगा, ठीक है, कितना मंडी के लिए जाएगा. ऐसे ही अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मोटा मोटा हमने निकाल के दे दिया 2000 करोड़. ये एक क्या हो गया, एक जनरल ओवरव्यू कि इतना मनी हम इसको दे सकते हैं. अब मैन्युफैक्चरिंग में भी किस सेक्टर को कितना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो हम वहां पे उससे रिलेटेड उतना फंड एलोकेट कर देंगे. ठीक है काजल? ओके, ये तो सबसे पहले आ जाइए प्राइमरी सेक्टर में. सो प्राइमरी सेक्टर मींस दोज एक्टिविटीज व्हिच इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन नेचुरल रिसोर्सेज और विद नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज सीधे सीधे यूज हो रहे हैं, लाइक एग्रीकल्चर. एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को डील कर रहा है, उसी से में सीधे सीधे इन्वॉल्व है. माइनिंग, केजीएफ मूवी आपने देखी होगी,
तो माइनिंग हुआ, वो लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में ही इन्वॉल्व है। फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर। तो ये जो प्राइमरी टर्म आता है, ये प्राइमरी इसी में क्यों रिलेट किया, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। लाइक इन सेकेंडरी सेक्टर विच इज अ इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें जो रॉ मटेरियल आएगा, वो रॉ मटेरियल कहां से आने वाला है, माइनिंग से, एग्रीकल्चर से, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी से। जैसे प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, यहां से क्या आ जाएगा, व्हीट, ठीक। इंडस्ट्री या फिर व्हीट के साथ साथ राइस। अब राइस मिल्स हैं, जो राइस मिल है वो किसमें आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में। तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आया है, इस प्राइमरी सेक्टर से, इसीलिए इसको प्राइमरी टर्म दिया है, बिकॉज इट इज द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, forestry, fishing, इसीलिए इस प्राइमरी सेक्टर को हम और क्या बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ठीक। और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको क्या बोला जाता है, रेड कॉलर वर्कर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, थोड़ा सा कहीं मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ सकता है। रेड कॉलर वर्कर, व्हाइट कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। और रेड ही कलर क्यों दिया गया, बिकॉज वो खून पसीने की मेहनत से अपनी कमाई करते हैं, तो खून का कलर क्या हो गया, ब्लड का कलर कैसा हो गया, रेड, इसीलिए ये रेड कॉलर वर्कर, ठीक। सो प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या आ गया, माइनिंग, कोल, आयरन, यूरेनियम, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स, लाइव स्टॉक फार्मिंग, ये सारी चीजें इसमें आ गई। फिशिंग, फॉरेस्ट्री, मिनरल एक्सट्रैक्शन, मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें किसमें है, प्राइमरी सेक्टर। नाउ कम टू सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इट एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज, जो कहां से आए हैं, फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर से जब वो नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, अब उसका वैल्यू एडिशन यहाँ पे होता है, वैल्यू एडिशन। व्हीट आया या फिर राइस आया, राइस मिल में क्या होगा, वो जो धान था, उस पैडी था, उससे राइस बाहर निकाल दिया गया, जो उसका बाकी का एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हटा दिया, और अब उसको वैल्यू एडिशन किया जाएगा, उसको कुछ पॉलिश किया जाएगा। सो it adds some value to natural resources by transforming raw material into valuable products. It is secondary sector, and secondary activities therefore are concerned with manufacturing, processing and construction industries. और ये कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, जो जैसे बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, जितने भी बिल्डिंग डेवलपमेंट कंपनीज हैं, वो किस में आ जाती है, सेकेंडरी सेक्टर। तो ये हमको याद रखना है, कंस्ट्रक्शन किस में आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में। सो पीपल एंगेज इन दिस सेकेंडरी एक्टिविटी, इनको कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। कलर कैसा हो गया इसका, ब्लू। प्राइमरी में रेड, यहाँ पे ब्लू कलर कॉलर वर्कर्स। तो इसमें क्या क्या है आपके, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स, गुड्स फॉर कस्टमर्स, and all activities associated with the secondary sector include metalworking, automobile production, textile production, chemical and engineering industries, energy utilities, engineering, breweries, bottlers, construction and shipbuilding। ये सभी किसमें आ गया आपका, सेकेंडरी सेक्टर में। और इसमें जितने भी वर्कर्स हैं उनको क्या बोला गया है, ब्लू कॉलर वर्क। अब इसी सेकेंडरी सेक्टर्स से रिलेटेड है कुछ कोर इंडस्ट्रीज, और ये कोर इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कितनी कोर इंडस्ट्रीज हैं, दीज आर 8 कोर इंडस्ट्रीज। फॉर एनी इकोनॉमी, हमको इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी हमने इंडस्ट्री डाली, उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। फॉर मशीनरी, स्टील शुड बी देयर, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, क्रूड ऑयल फॉर पावर जनरेशन जरूरी है, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैसेस एंड फर्टिलाइजर्स।
ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हमको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सी हमारी कोर इंडस्ट्रीज है, ये अगर इसमें कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है ना, किसी भी प्राइस से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज होगी, तो आप देखोगे इससे रिलेटेड हर एक चीज पे असर पड़ेगा। लाइक क्रूड ऑयल के अगर जो रेट है वो इंक्रीज हो जाए, उसके कारण क्या होगा, आपका फूड आइटम भी कॉस्टली हो जाएगा, इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। व्हाई? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे इंक्रीज होगी? बिकॉज सर जो क्रूड ऑयल कॉस्टली हुआ तो इसके बाद जो डीजल है उसकी भी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो ट्रक का जो चार्जेस थे, फ्रेट चार्जेस थे, वो सारी चीजें हमारी क्या हो गई, इंक्रीज, तो उसके कारण इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। ऐसे अगर सीमेंट में सीमेंट के यहाँ पे मान लो किसी इकोनॉमी में या इंडिया में बहुत कम अवेलेबल, सीमेंट इंडस्ट्रीज में कुछ गड़बड़ हो जाए और वहां पे इतना अवेलेबल नहीं है, सीमेंट के प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाए, तो आप क्या देखोगे कि जो हाउसिंग इंडस्ट्री है, जहां पे मकान वगैरह बनते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज सीमेंट इट इज अ बेसिक आइटम फॉर बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे ही कोल, नेचुरल गैसेस, तो ये कोर इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इन्हीं का जो एक इंडेक्स बनाया गया है, मंथली प्रोडक्शन इंडेक्स, इन्हीं 8 कोर इंडस्ट्रीज के प्राइसेस को ध्यान में रख के बनाया जाता है, एंड इट इज अ लीड इंडिकेटर ऑफ द मंथली इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। तो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस भी किससे चेक किया जाता है? इन्हीं 8 कोर इंडस्ट्रीज के इंडेक्स के बेसिस। अब आ जाओ टर्शरी सेक्टर, जिसको क्या कहते हैं हम, सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर मींस सर्विस सेक्टर। यहां कोई वैल्यू एडिशन का काम नहीं होता है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर से क्या निकल के आया? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस किया, ये प्रोसेस किया किसमें? सेकेंडरी एक्टिविटीज में, और यहाँ पे एक नया आइटम बन गया, उसका फूड प्रोसेसिंग या कुछ भी प्रोसेस करके, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। लेकिन जो टर्शरी एक्टिविटी है, ये क्या करती है? ये इसको मैनेज करेगी, इसमें कोई वैल्यू एडिशन का काम नहीं करेगा। सो दिस सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विस, बैंक, अब जो भी लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं वो किस में आते हैं? टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। अब वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है, उसको हेल्प कर रहे हैं। हाउ? बैंक प्रोवाइड करेगा लोन, एग्रीकल्चर लोन उसने प्रोवाइड किया, एग्रीकल्चर लोन किसी फार्मर ने लिया और उसने अपना प्रोडक्शन किया, और विद द हेल्प ऑफ बैंक वहां पे उसने उसका अच्छा प्रोडक्शन हुआ, और उसने अपना जो रॉ मटेरियल है सेकेंडरी सेक्टर यानी किसी फूड इंडस्ट्री को सेल कर दिया, और वहां पे इस तरीके से क्या हुआ? प्राइमरी सेक्टर की हेल्प हुई वाया सर्विस सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, मान लीजिए मुझे एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डालनी है विच इज बेस्ड ऑन व्हीट, मान लो मुझे एक आटा चक्की डालनी, ठीक है, तो मुझे अपना व्हीट लेना पड़ेगा किसी फार्मर से, लेकिन मुझे एक मशीन भी परचेज करनी पड़ेगी जो क्या करे, व्हीट से फ्लोर बना दे, तो उसके लिए मुझे लोन चाहिए होगा। वो लोन कहां से मिलेगा? बैंक से। तो ये क्या किया इसने? इट हेल्प्स द सेकेंडरी एक्टिविटीज आल्सो। What is the concept of fly ash that replacing cement industry prevailing in future industrial sector? Okay, तो ये कंसेप्ट जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, ये आपका किससे रिलेटेड हुआ राहिल जी? ये क्वेश्चन हुआ आपका एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, डेफिनेटली हम यहाँ पे भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एक क्या कीजिए, थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको उसी से रिलेटेड रखें, अदरवाइज होगा क्या, हम बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। What is the concept of fly ash that replacing cement industry prevailing in future industrial sector? आप ही सोच के देखिए यहाँ पे ये इकोनॉमी से रिलेटेड होगा या नहीं। इंडिविजुअली अगर आप मुझसे पूछना चाहो तो इसका जवाब मैं अपने फोन पे आपको दे दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक लिमिट हमको रखनी होगी
अदरवाइज हम भटक सकते हैं अपने सिलेबस से। तो हम लोग बात कर रहे थे टर्शरी सेक्टर की। सो टर्शरी सेक्टर में गुड्स, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, कहीं पे भी कोई गुड्स का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, बट ये हेल्प करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? ट्रक्स, ट्रेन्स, जितना ट्रांसपोर्टेशन वाला काम है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, इवन योर पुलिस। ठीक है, इफ यू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, आप किस में आ जाओगे? सर्विस सेक्टर। आईपीएस मींस पुलिस सर्विसेज में भी आते हो, तो क्या हो गया ये आपका? या इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वो किस में आ जाती है? टर्शरी सेक्टर। So it provides the value addition to a product, same as secondary sector। value addition एक indirect approach होगी, direct approach नहीं होगी। direct approach कहाँ पे हो रही है? in secondary sector। जो raw material लिया, like एक आटा मिल है जहां पे क्या हुआ, wheat से इसने फ्लोर में कन्वर्ट किया, वो वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है डायरेक्ट। इनडायरेक्टली बिकॉज बैंक और सर्विस सेक्टर इट हेल्प्स द सेकेंडरी सेक्टर, तो क्या हुआ यहाँ पे? एक वैल्यू एडिशन का काम हुआ इनडायरेक्ट वे में। तो यहाँ पे जितने भी लोग जॉब करते हैं उसको बोलते हैं हम व्हाइट कॉलर। ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब हो गया। रेड मींस प्राइमरी, ब्लू मींस सेकेंडरी, एंड व्हाइट मींस क्या हो गया? टर्शरी सेक्टर। सो the activities which help in the development of the primary and secondary sector, that is called tertiary sector। और इसमें आपके बैंकिंग, बीपीओ, हॉस्पिटल्स और ट्रांसपोर्टेशन, पुलिस और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, ये सभी किस में आ गई? आपकी टर्शरी सेक्टर में। नाउ नेक्स्ट इज क्वार्टरनरी और नॉलेज सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर मींस क्या हुआ? इट इज एन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम होता है वो किसमें आ गया? आपका क्वार्टरनरी नॉलेज सेक्टर में। मींस यहाँ पे हमेशा फ्यूचरिस्टिक रिसर्च चलती रहेगी कि हम किस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट रिलेट्स विद क्वार्टरनरी नॉलेज सेक्टर। जैसे कि हमारी अगर हम बात करें कोचिंग इंडस्ट्री, तो कोचिंग इंडस्ट्रीज भी किस में आती है? क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में, बिकॉज किस चीज से रिलेटेड है? इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। बस नॉलेज का यहाँ से आपको नॉलेज मिल सकती है। ठीक है, ऐसे ही आईटी इंडस्ट्री है, वो आईटी इंडस्ट्रीज भी किस में आ जाएगी आपकी? जहां कहीं पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। नॉलेज, एजुकेशन, सो आप इसको क्या जान सकते हैं? इट इज आल्सो नोन एज नॉलेज इकोनॉमी, एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी बेस्ड ऑन ह्यूमन कैपिटल, जो आईटी, नॉलेज, एजुकेशन सबसे रिलेटेड होगा, एंड हाई-टेक कंपोनेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इट इज प्राइमरीली रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, एंड बट उसका हमने फर्दर डिवीजन किया है, और वो डिवीजन किसमें हुआ? क्वार्टरनरी में। ठीक है, क्वार्टरनरी सेक्टर। और क्वार्टरनरी के बाद एक और सेक्टर आ जाएगा जिसको बोलते हैं हम क्विनरी एक्टिविटीज। क्विनरी, और ये क्विनरी एक्टिविटीज होती है सबसे लास्ट में। और क्विनरी एक्टिविटीज हो गई बॉस अप्रोच। बॉस अप्रोच मींस डिसीजन मेकर्स, जितने भी गवर्नमेंट में टॉप ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स जितने भी हैं, वो कहां पे आएंगे? इसी लेवल पे, टॉप लेवल डिसीजंस। मींस इफ यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, और अब आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम होंगे या फिर सेक्रेटरी रैंक पे होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, तो वहां पे आपको डिसीजन लेना होगा। पॉलिसी फॉर्मेशन में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। बजट जो बनाया जाता है, बजट प्रोसेस, बजट बनाने के लिए भी, जैसे हमारा अभी बजट कब आया? 1 फेब को। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एक टीम बनाई जाती है, लगभग 9 to 10 मेंबर्स उसमें होते हैं। टॉप ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल के, और कुछ प्रोफेसर्स जो इस इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, उनको यहाँ पे इसमें रखा जाता है, और
लीग मैरिडियन टाइप के क्लब्स हैं जहां पे उनको बिल्कुल उनके फैमिली से भी डिटैच करके रख दिया जाता है कि आप उनसे भी लिंक नहीं कर सकते। और ये जो टीमिंग बना दी जाती है ना, ये कब से बनाई जाती है? अक्टूबर से। मींस नेक्स्ट ईयर 2022 को जो बजट आएगा उसके लिए अक्टूबर 2021 में ही क्या होगी, ये टीम बना दी जाएगी कि अब आपको नेक्स्ट ईयर का बजट प्लान करना है। तो उसमें कौन होगा? कोई नेता नहीं होता। नेता बस डायरेक्ट कर सकता है, बता सकता है कि किस एरिया को ज्यादा वेटेज देना है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो एनालिसिस करके एक पार्टी डिसाइड कर सकती है कि मुझे किस सेक्टर को प्रिविलेज ज्यादा देनी है, लेकिन माइक्रो एनालिसिस करने का काम हमेशा कौन करेगा? आप लोग। मींस जो आईएएस है, जो हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स कहां पे हैं? आईएएस। मींस माइक्रो एनालिसिस का काम हो रहा है। So it includes the government which passes legislation and it also comprises the top decision makers in industry, commerce and also the education sector. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्विनरी एक्टिविटी। और इसमें जितने भी लोग काम करते हैं उसको क्या बोलेंगे? गोल्ड कॉलर। अब भाई बॉस है तो फिर उसका कॉलर भी तो गोल्ड होगा ना। तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशन क्या हो गया? क्विनरी एक्टिविटीज। So it represent another subdivision of the tertiary sector। मैंने पहले ही बताया है कि बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी को भी जब हम डिवाइड कर देते हैं तो उसमें क्वार्टरनरी और क्विनरी ये एक्टिविटीज भी आ जाती हैं फर्दर। It represent special and highly paid skills of senior business executives, government officials, research scientists, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्विनरी एक्टिविटीज में। तो इस तरीके से आपकी क्या बन गई है? एक हायरार्की। अब देखो ये एक क्या बनता है आपका? पिरामिड। दिस इज द पिरामिड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पिरामिड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसमें आप देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर इट इज द बेस, और इसके ऊपर है सेकेंडरी सेक्टर, और उसके ऊपर है टर्शियरी सेक्टर। इट मींस अगर ये जो बेस है, बेस सबसे ज्यादा लार्ज है, इट मींस मेजर वर्कफोर्स कहां पे इन्वॉल्व होगा? प्राइमरी सेक्टर। मींस अगर हम 100% लेबर या वर्कफोर्स मानते हैं किसी इकोनॉमी में, तो उसका मेजर पोर्शन मींस नियर अबाउट 65% कहां पे इन्वॉल्व होगा? इस प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होगा 65%। सेकेंडरी सेक्टर में नियर अबाउट 25% उसमें कहीं इन्वॉल्व होगा, एंड रिमेनिंग टर्शियरी सेक्टर में यहां इन्वॉल्व होगा। मींस इस तरीके से आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में भी हमने 3 डिवीजन कर दिए, एक नॉर्मल है, दूसरा आपका क्वार्टरनरी हो गया, और सबसे ऊपर टॉप लेवल पे कौन हो गया? कॉस्ट मींस क्विनरी एक्टिविटीज। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हम दूसरे डिवीजन करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाम से ही क्लियर है, ऑर्गेनाइज्ड मींस एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड वे में सब चीजें होने वाली है। मींस पुलिस सर्विस आप ज्वाइन करोगे, या आप अपनी आईएएस या जितनी भी अदर जॉब्स हैं यूपीएससी में, वो भी आपकी किसमें है? ऑर्गेनाइज्ड। मींस पीपल हैव एश्योर्ड वर्क एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। रेगुलर आपके पास जॉब रहने वाली है, आपको एक सैलरी मिलेगी। और द सेक्टर दैट इज परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड एंड ऑफर्स परमानेंट जॉब्स दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, आपके पास परमानेंट जॉब होगी चाहे कोरोना है या ना है। इन दिस कोरोना सिचुएशन किसको फायदा ज्यादा हुआ? जिसके पास गवर्नमेंट जॉब थी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, भले ही ऑफिस नहीं जाना है, सैलरी आ रही है। गवर्नमेंट के साथ साथ परमानेंट जॉब भी जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, मींस प्राइवेट में भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, एक अच्छी कंपनी में है, वहां पे उनको साथ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जिनकी उनके क्या हुआ? उनको या तो उनकी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, या फिर उनके पास अब अर्निंग का कोई मेथड नहीं बचा। तो उसके लिए
उनको इधर से उधर प्रॉब्लम होगी, भटकना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए इनकी जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। अब क्या देखोगे, यहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई का गेम होगा। मींस सप्लाई किसको करनी है, गवर्नमेंट को, ठीक है। डिमांड कहाँ होगी, आप लोगों के लेवल पे, मींस डिमांड कहाँ पे आ गई, स्टूडेंट के लेवल पे। हर एक को चाहिए गवर्नमेंट जॉब, बट गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, हार्डली 400 जॉब्स, 139 जॉब्स, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 1000 जॉब्स होगी। और जिस 1000 जॉब को फुलफिल करने के लिए या उसके फॉर्म को फुल करने के लिए लगभग 10 लाख और 10 टू 15 लाख फॉर्म्स लोग उसमें डालेंगे, जिसमें से फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू होगा, कॉल होगा, फिर फर्दर इस 139 में भी अगर मान लो 139 वैकेंसी है, उसमें से भी कितना लिए जाएंगे, हार्डली 100, इतने लोग उसमें लिए जाएंगे, ठीक है। 39 का इतना गैप बना के रखा जाता है। तो यहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, और इसी के कारण होता क्या है, कट ऑफ लगातार हाई जा रही है। यहाँ पे भी अगेन मैंने बताया कि डिमांड एंड सप्लाई, दीज आर टू लवर्स, और इन दो लवर के बेसिस पे आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, इवन द कट ऑफ ऑफ प्रीलिम्स और एनी एग्जाम, वहां पे भी डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली 1000 पोस्ट है और 1000 पर्सन ही यहाँ पे फॉर्म फिल करे, तो क्या लगता है कि इसमें कोई कंपटीशन होगा, होगा ही नहीं। मींस पर स्टूडेंट पर वैकेंसी आ गई और यहाँ पे इजीली वो उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजीली उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ है, जब डिमांड हाई है और सप्लाई बहुत ही कम है, ऐसे में जो इन्फ्लेशन है ना, वो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जब इन्फ्लेशन हाई होगी तो इसी के कारण क्या होता है, आफ्टर सिलेक्शन लोग क्या करते हैं, आईएएस एंड आईपीएस या फिर एसडीएम पीसीएस रैंक सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भाई साहब जब शादी का नंबर आया तो डाउरी, डाउरी का भी मुद्दा आता है। डाउरी भी बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन, क्योंकि भाई आपकी तो डिमांड बहुत है बट सप्लाई तो किसी एक के पास जा सकती है। फिर रेंज लगती है कि भाई साहब 1 CR 2 CR 3 CR जो प्रोवाइड कर दे हम उसके, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्फ्लेशन आ गया। अगेन डिमांड एंड सप्लाई, दीज आर टू लवर्स, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हुआ, परमानेंटली जॉब, परमानेंट इनकम, फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, ओवर टाइम मान लीजिए आपको 10 to 5 काम करना है, इसके बाद आपने 5 to 6 भी काम कर दिया तो भाई साहब आपको अलग से ओवर टाइम भी मिल गया। प्लस सम अदर एडवांटेजेस लाइक पेड लीव्स, वीकली ऑफ, फेस्टिवल हॉलीडेज, उसमें भी पेड लीव होगी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, सम अदर पर्क्स एंड इंसेंटिव्स। ये किसमें मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जितनी भी लेबर है ये किसमें आ जाती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सो इन दिस unorganized sector, it consists of all unincorporated private enterprises owned by individual or households engaged in the sale or production of goods and services operated on a proprietary or partnership basis with less than 10 total workers. तो वो क्या हो गया, unorganized sectors, and the employees here are not guaranteed of any advantage. Means जो आपको अलग से कोई provident fund, paid leaves का जो provision ऑर्गेनाइज सेक्टर में था वो यहाँ नहीं मिलेगा, ओवर टाइम भी नहीं मिलने वाला है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर टाइम पेमेंट। बट जो एम्प्लॉयर है वो ये चाहेगा कि आपका अगर ऑफिस टाइमिंग है 10 to 5 तो आप कम से कम 9 to 6 काम करके जाओ, ठीक है, तभी वो तब भी खुश नहीं होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की यही कहानी। सो डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, लो वेजेस, जॉब इनसिक्योरिटी, कभी भी लात मार के तो हाथ निकाला जा सकता है। So this is about the disadvantage of unorganized sector. In India, 90% of Indian workforce किसमें है, unorganized sector में, like ठेले वाला, सब्जी वाला, ठीक है, या मोची, या जो फार्मर है, ठीक है, सफाई वाला, और भी जितने भी सेल्समैन हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, 90% वर्कफोर्स किसमें इन्वॉल्व हुआ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसीलिए यहाँ पे आप देखते हो पॉवर्टी,
अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके कारण फिर थोड़ा थोड़ा सोसाइटी में जब हम इन्वॉल्व हो गए तो सोशल डिस्टरबेंस बढ़ेगी, मींस वहां पे थोड़ा सा स्टीलिंग मींस चोरी चकारी कुछ इस तरीके के क्राइम भी इंक्रीज होंगे, बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को जो गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए अलग अलग टाइम पे धीरे धीरे पॉलिसीज इनके लिए बन रही है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या डिफरेंस हो गया, इसको तो जॉब सिक्योरिटी है, कभी ऐसे नहीं निकाला जाएगा, एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत ही अगर आपने मान लो ऐसा कुछ गलत काम कर दिया लाइक करप्शन कर दिया और वो भी बहुत बड़े लेवल पे, तो आपको निकाला जा सकता है, अदरवाइज 60 साल से पहले कोई नहीं निकालने वाला। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर आपने एफिशिएंटली काम करना जिस दिन से बंद कर दिया उसी दिन से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, मींस वर्कर्स डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी एंड वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स गेट रेगुलर मंथली सैलरी, हर महीने आपको रेगुलर सैलरी मिल जाएगी। वही जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसे डेली वेजेस मिलती है, मींस हर दिन का दिहाड़ी जिसको बोलते हैं ना, 500 रुपीज पर डे, जो लेबर है उसको 500 रुपीज पर डे मिलना है, मींस वो सुबह जाएगा शाम को अपना 500 रुपीज ले लेगा, और इट में भी कि जो उसका मालिक है वो 500 रुपीज उसे बोले कि बेटा आप 10 दिन बाद देंगे तब तक तुम काम करो, और फिर वो देगा भी। ठीक है, तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स फर्दर आती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिकॉज एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड वेल प्लान्ड, यहाँ पे कुछ भी फॉलो नहीं होगा। वर्कर्स गेट बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, पेड लीव्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब ऑर्गेनाइज में होगा, यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। ऑर्गेनाइज में वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड होंगे, यहाँ कोई फिक्स नहीं है, जो एम्प्लॉयर है वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा काम करे। ठीक है, 6 आवर या 9 आवर्स की जगह वो 10 to 12 आवर्स काम करवाने की कोशिश करेगा। So it is called organized sector because it has some formal process and procedures, while in unorganized sector there are not formal process and producers here. तो इसमें क्या हुआ, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी भी वर्किंग कंडीशन है वो कैसी हो गई, फेवरेबल, वहीं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जितनी भी वर्किंग कंडीशन है वो क्या हो गई, नॉट फेवरेबल। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप देखोगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, और यही इसी कारण से जितने भी मोस्टली क्राइम्स होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली नॉट ऑल, वो क्राइम भी कहां से जनरेट होते हैं, इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। तो देखो हमारा सिलेबस क्या था, जीएस, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी मींस हर एक चीज को हमें रिलेट करना है, ज्योग्राफी से भी, थोड़ा थोड़ा एनवायरनमेंट से, थोड़ा हिस्ट्री से, थोड़ा पॉलिटी से, थोड़ा गवर्नेंस से, हर एक चीज से हमको रिलेट करते हुए जोड़ना है, बिकॉज it is economy, Indian economy means it is a practical part, और ये जनरल स्टडीज का टॉपिक है, इसीलिए हमें हर एक चीज रिलेट करनी। तो देखो यहाँ पे सोशल सेक्टर आपका है, सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज आपका किसमें आता है, जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 को आप इस जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जितना ज्यादा आप एक दूसरे को रिलेट करना सीख जाओगे धीरे धीरे, तो उतना ही अच्छा आपका आंसर होगा, मींस जितना एनरिचमेंट होगा आपके कंटेंट में, आंसर के कंटेंट में, उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे इन योर मेंस एग्जाम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर इतना होगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक सिस्टम्स देखेंगे, जिसमें व्हाट इज मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, व्हाट इज कमांड इकोनॉमी, व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, और अलग अलग और भी इससे रिलेटेड चीजों को हम देखेंगे। सो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और अगर है यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। हेलो, इज इट नेसेसरी टू रीड रेफरेंस बुक्स फॉर दिस? कोपल मिश्रा, अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हो, yes, for डेमो क्लासेस 1 आवर इज सफिशिएंट, और धीरे धीरे हम चीजों को आगे इंप्रूव करेंगे। अभी हम लोग बेसिक्स को हम लोग हैं कंप्लीट, और
अगर मान लो डेमो क्लासेस किसी की रह भी जाती है और वो आफ्टर 13 भी इसको यूज करता है, आफ्टर 12 फेब, तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बेसिक्स हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बुक्स की अगर हम बात करें, रेफरेंस बुक लाइक रमेश सिंह और भी बहुत सारी बुक्स हैं, एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। रमेश सिंह आप अभी छोड़ सकते हो, रमेश सिंह आप तब पढ़िए जब मेरा लेक्चर फिनिश हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको तब भी कोई क्वेरी होगी, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। पीडीएफ्स डेफिनेटली आपको मिल जाएगा विद इन 1 आवर, सर प्रोवाइड करा देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। और 9th 10th 11th 12th ये एनसीईआरटी जरूर एक बार पढ़ लेना, सो दैट जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए। और इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है अपना बेसिक्स में, स्टार्टिंग की 3 क्लासेस में, सो दैट आपके कंसेप्ट जब स्ट्रॉन्ग होंगे, जैसे हमने बात करी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, क्विनरी एक्टिविटीज, और उसको रिलेट किया हमने किसी और एक्टिविटीज से, लाइक प्राइमरी एक्टिविटीज। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, it relates to quaternary activities, while agriculture it relates with primary activities। means primary activities में हमें अगर रिसर्च करना है तो प्राइमरी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, क्वार्टरनरी सेक्टर में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज को अगर हमें और ऊपर लेवल पे लेके जाना है, मैन्युफैक्चरिंग हमें अपने यहाँ बढ़ानी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ बढ़ाना है, सो दैट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज इट कैन इंक्रीज। एंड फर्दर हमें जो प्रोडक्ट है इन रूरल एरिया, जो एमएसएमई सेक्टर है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनका जो क्वालिटी है उसको वर्ल्ड लेवल पे, जो हमारा मार्केट यूएसए से जो सामान आ रहा है उसके सिमिलर लाना है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगेन कहां आना पड़ेगा, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज पे। कोई भी चीज डिसाइड करनी है, प्राइमरी एक्टिविटीज में कितना फंड जाएगा इस बजट में, कौन डिसाइड करेगा? क्विनरी से रिलेटेड गोल्ड कॉलर वर्कर्स मींस आप लोग, ठीक है। आप ही लोग डिसाइड करोगे कि प्राइमरी सेक्टर को कितना बजट मिलेगा, सेकेंडरी सेक्टर को कितना बजट मिलेगा, और टर्शरी एक्टिविटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सेक्टर में आ जाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होने लगा है, बिकॉज नाउ वी आर ऑन द एज ऑफ डेवलपिंग और डेवलप्ड। तो जो डेवलपिंग और डेवलप्ड का जो बीच वाला जोन है ना, इंडिया वहां पे खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई होप काजल, उपल और राहिल आपके क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होगी। सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड गुड बाय।